Hello everyone, good morning. So, I hope you all are fit and fine at your places. So, in my today's videos, I'm going to discuss few topics from the chapter sound. From the very first part, that is reflection of sound waves and echoes. So, firstly, what is sound? But basically, sound is. I have already sent you the video. I think topics are clear from there. But I thought that two or three of the topics from this is missed in that video that I mentioned in your book also. Right? Let me explain for only those topics. Afterwards, आई थिंक रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर क्लियर टू ऑल राइट. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है साउंड. तो साउंड क्या है. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एज यू ऑल नो दैट साउंड क्या होता है. हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम लोगों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ऑफ हेयरिंग. राइट, ये आपको पता होगा. बेसिक डेफिनेशन ऑफ साउंड. ये साउंड हमारे पास क्या है. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी राइट दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ठीक है. साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सुनने की सेंस पैदा करता है ना, जिसकी वजह से हम कुछ सुन पाते हैं. अपने एटमॉस्फेयर में हमारे जो भी आवाज़ें आ रही हैं आपको, वर्ड्स के चिरपिंग, आपके पेरेंट्स की कॉल है या कोई और वीडियोज़ आप देख रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू लिसन टू दैम देन दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द साउंड. बिकॉज साउंड की वजह से जो हमारे वाइब्रेशंस होती हैं एटमॉस्फेयर में, पार्टिकल्स में, एक दूसरे से पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, वो स्ट्राइक की वजह से एक दूसरे के साथ वाइब्रेशंस जो हैं वो ट्रैवल करती हैं. राइट. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है. जैसे आप किसी टेबल को हिट करते हो तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है. वहाँ से साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ कि वो जो टेबल था आपका, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड थे. ठीक है. मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड थे तो क्या हुआ, जब मैंने सिर्फ इस मॉलिक्यूल को, पहले वाले मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ से डिस्टर्ब किया तो इसमें एनर्जी गेन करी है. एनर्जी गेन करने से अपनी अपनी ही पोजीशन पे क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा. ठीक है. अब हमने इसमें आपने पढ़ा कि जो आपका साउंड होता है उसमें जो डिपेंड करता है वो इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. इलास्टिसिटी में उसमें क्या था कि अगर मैं इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करूँगी तो ये पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है ये अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल को देगा और फिर ये वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा. मतलब ये अपना पूरा का पूरा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा. सिर्फ इसके अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो वाइब्रेशंस ही क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, बट रेस्ट ऑफ द पार्टिकल विल स्टे एट इट्स ओन प्लेस. ठीक है. तो ये हमारा पार्टिकल है, इसमें इसको हमने डिस्टर्ब किया. इसमें जो वाइब्रेशन जनरेट हुई थी मीडियम की इलास्टिसिटी की वजह से, ये पार्टिकल जो था, पार्टिकल में भी इलास्टिसिटी है, मीडियम भी हमारा इलास्टिक होना चाहिए. तो ये पार्टिकल क्या करता है, सिर्फ अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, और ऐसे ट्रांसफ़र करने के बाद ये खुद अपनी पोजीशन पर क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा. ठीक है. तो साउंड हमारे पास एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सुनने में हेल्प करता है. सुनने में हेल्प करता है तो हमें इसकी वजह से जो भी आपको आवाज़ें आपको इधर उधर से आ रही हैं वो सारी आप सुन पाते हैं. राइट. तो उन्होंने बोला कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा है, दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी वाइब्रेट्स एंड इट रीचेस अस थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल इन द सराउंडिंग मीडियम. ठीक है. तो साउंड को क्या चाहिए, ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है. तो साउंड क्या होता है, आपने बोलो 9th क्लास में पढ़ा है कि साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है और वो सारी की सारी वाइब्रेशंस जो होती हैं पार्टिकल्स की, वो सराउंडिंग मीडियम के साथ स्ट्राइक करती हैं और वो आपके पास पहुंच जाती हैं. जैसे कि मान लो कि मैं, कोई इंसान यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा है. ठीक है. यहाँ से उसकी क्या है, आवाज़, उसने वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई तो वहाँ से आवाज़ आई. तो अब दूसरा इंसान यहाँ पर खड़ा होकर उसको सुन रहा है. ठीक है. इस जगह पर खड़ा वो उसको सुन रहा है. तो ये कैसे यहाँ पर ऐसे वाइब्रेशंस ट्रैवल करके जाएंगे. तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स हैं. तो यहाँ से आवाज़ आती है तो वो वाली जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई थी हमारे थ्रॉट में, वो इस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती हैं. ये वाला पार्टिकल नेक्स्ट को अपनी वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करता है, वो नेक्स्ट को अपनी वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करता है, फिर नेक्स्ट को वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करता है. तो ऐसे वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करते करते कहाँ तक पहुँच जाती हैं, दूसरे सुनने वाले के पास पहुँच जाती हैं. राइट. तो ऐसे जो हमारा साउंड है वो फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करके क्या करता है, ट्रैवल करता है. पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या ट्रांसफ़र करेगा, एनर्जी को ही ट्रांसफ़र करेगा. ठीक है. और उसने खुद पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजना है, सिर्फ वाइब्रेशंस को, मतलब एनर्जी ही ट्रैवल करती है. मास ट्रैवल
नहीं करता, मास ट्रेवल नहीं करेगा, सिर्फ हमारी एनर्जी क्या करेगी, यहाँ से ट्रेवल करेगी। अब देखो, क्या आप स्पेस में जाओगे वैक्यूम में तो वहाँ पर आपको कोई साउंड सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती है। रीज़न बिहाइंड कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। साउंड कौन सी वेव होती है? मैकेनिकल वेव होती है। हमने पढ़ा था कि लाइट जो होती है हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन्स कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट जो है वो वैक्यूम से भी ट्रैवल करके आती है। अब वैसी बात है, सन हमारा वैक्यूम में स्पेस में है तो वहाँ पर तो कोई मॉलिक्यूल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स नहीं है ऐसे जो कि क्या करेंगे, उसको वाइब्रेट करने में हेल्प करें। तो दैट्स वाई जो हमारा साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, ठीक है। विदाउट मीडियम जो हमारा साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। दस साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, ठीक है। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक। अब वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मीडियम इन द ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विद द सर्टन स्पीड डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। और ये जो पार्टिकल्स ने ट्रैवल करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स में जो हमारा मीडियम है उसकी डेंसिटी कितनी है और वो मीडियम कितना इलास्टिक है। सपोज आपके पास एक ऐसा मीडियम है जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है, इलास्टिसिटी मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो पार्टिकल्स की एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रैवल कर पाए, तो क्या आपकी वाइब्रेशंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगी? ऑब्वियसली बात है, नहीं करेंगी। तो इसी वजह से हमारा जो मीडियम है, पहली कंडीशन क्या है कि मीडियम हमारा डेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा मीडियम? डेंस होना चाहिए। डेंसिटी का रीज़न क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो ईजिली वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आपके पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर हैं तो वहाँ पर जो ट्रांसफरेंस होती है वाइब्रेशंस की वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए मीडियम आपका डेंस होना चाहिए। और दूसरा मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, मतलब मीडियम ईजिली पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र कर पाए और पार्टिकल दोबारा से अपनी पोजीशन पर एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद वो वापस अपनी ही जगह पर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा हमारा मीडियम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है साउंड के ट्रैवल करने के लिए कि हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड हमारी मैकेनिकल वेव है, इसलिए इसको मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती है बिना मीडियम के। तो इसलिए ये मैकेनिकल वेव है, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। और मीडियम कैसा होना चाहिए? डेंस होना चाहिए और इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा हमने पढ़ा कि हमारे पास ऑडिबल रेंज होती है जिसको हम सुन सकते हैं। ऑडिबल साउंड है ना हमारे पास, हम लोग सुनते हैं कितनी रेंज में, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 20, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, या इसको हम बोल देते हैं 20 किलो हर्ट्स, राइट, यही बोलते हैं हम लोग। तो जो हमारा ऑडिबल रेंज है सुनने की वो कितनी है हमारे पास, 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स है, 20,000 किलो हर्ट्स है, ठीक है। तो अगर आपका साउंड, ये वाला साउंड, इतनी रेंज का जो साउंड है कितना, 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स तक का जो साउंड है इसको हम सोनिक साउंड या फिर ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड कहते हैं। ये हमारा ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड है, ठीक है। अगर हमारा साउंड 20 हर्ट्स से क्या है, कम, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी मतलब वाइब्रेशंस पर सेकंड जो उसकी हो रही है वो कितनी है, 20 हर्ट्स से कम है, मीन्स हमारा साउंड क्या है, लेस देन 20 हर्ट्स, ठीक है। क्या है, लेस देन 20 हर्ट्स है। तो क्या होता है, इस ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक कहते हैं। ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और अगर हमारे साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स से क्या है, ज़्यादा, 20 किलो हर्ट्स से सॉरी क्या है, ज़्यादा है, तो वो वाला साउंड हमारा क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। तो हमारे पास 3 तरह के साउंड की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, एक सोनिक, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। अगर तो उसकी रेंज 20 से 20 किलो हर्ट्स के बीच बीच में है तो वो क्या होगा, ऑडिबल, मीन्स सोनिक। अगर इससे क्या है कम तो वो क्या होगा, इंफ्रासोनिक। और अगर इससे क्या है ज़्यादा तो वो क्या होगा, अल्ट्रासोनिक, राइट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। दीज टॉपिक्स आर, यू ऑल ऑल्सो ऑलरेडी अवेयर अबाउट दीज टॉपिक्स ना, राइट। तो इसके अलावा हमने अब देखा कि जो हमारा साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो साउंड में हमारे पास 2 तरह की वेव्स होती हैं। हमारे पास साउंड में नहीं, वैसे हमारे पास वेव्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। वो कौन कौन सी, एक हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह की वेव्स हैं। वेव्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 तरीके से। एक कौन सी है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, ट्रांसवर्स।
मैंने वीडियो भी सेंड करी थी, आई थिंक इट इज़ मोर क्लियर फ्रॉम दैट वीडियो, कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, ये कोई पार्टिकल है हमारा, ठीक है, पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हमारी वेव की प्रोपेगेशन भी उसी डायरेक्शन में है, वेव भी हमारी इसी डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल्स भी हमारे इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो ऐसी वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लेकिन अगर हमारे पास पार्टिकल्स जा रहे हैं ऐसे परपेंडिकुलर और वेव हमारी जा रही है सीधी, वेव की प्रोपेगेशन तो हमेशा इस डायरेक्शन में ही होती है, वेव हमारी सीधी जा रही है और पार्टिकल्स का मोशन ऐसा है, तो ऐसी वेव कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। ऐसी वेव कौन सी होगी हमारे पास? ट्रांसवर्स वेव होगी। तो हमारे पास दोनों तरह की वेव है। अब जो मैकेनिकल वेव होती है वो कैसे बनती है? लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स वेव। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूँ, हम दोनों को कंसिडर करें अगर, तो वो हमारी क्या बनाती है? मैकेनिकल वेव बनाती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा साउंड है उसके पास मैकेनिकल वेव भी है और उसके पास उसके पास हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है और ट्रांसवर्स वेव भी उसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो हमारी साउंड वेव है, वो कैसी होती है? इलास्टिक और मैकेनिकल वेव है। ठीक है, जो हमारी साउंड वेव है और इलास्टिक और मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अगर वाइब्रेशंस, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी कौन सी वेव बनेगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला साउंड वेव जब एयर में ट्रेवल करती है, ठीक है, या सॉलिड में ट्रैवल करती है या किसी लिक्विड के इनसाइड ट्रैवल करती है, तो वो कौन सी फॉर्म में होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ठीक, मतलब जिधर को पार्टिकल जाएंगी उधर को ही हमारी क्या जाएगी? वेव जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमें इजीली साउंड सुनाई देगा। तो जब साउंड ट्रैवल करता है एयर में या सॉलिड में या किसी लिक्विड के इनसाइड, तो वो कौन सी वेव, मैकेनिकल वेव की कौन सी फॉर्म में होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती हैं और गैसियस स्टेट में भी ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन अगर हमारे मीडियम के पार्टिकल नॉर्मल वाइब्रेट करते हैं टू द वेव ऑफ प्रोपेगेशन, तो वो कौन सी वेव बनाते हैं? ट्रांसवर्स वेव बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा सॉलिड वेव किसमें साउंड ट्रैवल, किसमें ट्रैवल करे? हमारा सॉलिड में और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। पहले वाले केस में क्या था? जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, राइट, सॉलिड में भी, गैसेस में भी और लिक्विड में भी। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो, उसके क्या एग्जांपल है कि जब आपका साउंड ट्रैवल करता है सिर्फ सॉलिड या फिर लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तब वो क्या बनाते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स बनाते हैं। तब वो क्या बनाते हैं? ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ तब बनती हैं जब किसी मीडियम में क्या हो? रिजिडिटी हो, और मीडियम में क्या हो हमारे पास? रिजिडिटी। और यही रीज़न है हमारे पास कि जो दैट इज़ वाई दे कैन ट्रैवल ओनली इन सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। यही वजह है कि जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं या फिर लिक्विड के सरफेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर क्या होगी? रिजिडिटी, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक पर्टिकुलर शेप है उसके बॉडी के पास, वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है तभी हमारी ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करेगी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, इससे पहले हमारे पास था कि हम वेव की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि वेव के अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होती है, वेव वेलोसिटी होती है। वो हम कैसे ड्राइव करते हैं? हमने रिलेशन भी पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर्स में कि हमारे पास v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू होता है, वेयर हमारा लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, और हमारा न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये टर्म्स कहाँ से आती हैं? जब हमारे पास वेव का ट्रांसवर्स मोशन हम कंसिडर करते हैं कि हमारी वेव इधर को जा रही है लेकिन पार्टिकल्स अप एंड डाउन क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को कि हमारी वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है लेकिन जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये कौन सी वेव होती है? ऑब्वियसली हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि अगर ये ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू क्रेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाली को क्रेस्ट, नीचे वाली टर्म हमारी क्या है? ट्रफ। ठीक है, ऊपर वाली वेव का हिस्सा क्या होता है हमारे पास? क्रेस्ट, नीचे वाला क्या होता है? ट्रफ। अगर हम टू कंसेक्टिव क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। ये क्या है हमारा? वेवलेंथ। ऐसे ही दो ट्रफ के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो भी हमारा क्या है? वेवलेंथ है, राइट। तो वेवलेंथ क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट एंड
ट्रफ्स, ठीक है। अब ये जो आपकी क्रेस्ट या ट्रफ है, ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुई है फ्रॉम इट्स पोजीशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसका एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ट्रेवल करते हैं इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल ट्रेवल इन 1 सेकेंड हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स ट्रेवलिंग पर सेकेंड, वो क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास ऐसे 50 साइकिल्स जा रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 50 साइकिल्स जा रहे हैं हमारे पास, 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स जा रहे हैं, 50 साइकिल्स जा रहे हैं हमारे पास वेव के, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। अगर 250 साइकिल्स ट्रेवल कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 250 हर्ट्ज हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कितने जा रहे हैं 1 सेकेंड में, वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये एक क्रेस्ट और दूसरी ट्रफ यहाँ तक कंप्लीट हुई है। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा हमें, वो क्या होता है हमारा टाइम पीरियड। देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। टाइम पीरियड क्या है कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये सारे साइकिल्स 1 सेकेंड में कितने हमारे साइकिल्स चले जाएंगे, 1 सेकेंड में हमारे कितने साइकिल्स ट्रेवल कर जाएंगे, वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। राइट, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि ये जो हमारे पास जो टर्म्स आपको दी हुई थी वो कहाँ से आई हैं हमारे पास, कि ये हमारी क्या है, वेवलेंथ, दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी कितनी डिस्प्लेस हुई है वेव हमारी अपनी पोजीशन से, और ये नंबर ऑफ साइकिल्स 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स जा सकते हैं, वो क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, और एक साइकिल को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा, वो हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड। और जितना ये डिस्टेंस, मतलब जितनी ये वेवलेंथ कवर करेंगे, ठीक है, इन अ गिवन टाइम, वो आपकी क्या होगी, वेव वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होगी आपकी वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी बताइए आप सबको क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई है, वेव की, मतलब वेव लेंथ चल रही है। तो इसमें हम जब वेलोसिटी के केस में लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर वेव लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, वो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी। मतलब कितने गिवन टाइम में, पर सेकेंड टाइम में कितनी वेव्स हमारी जा चुकी हैं, वो आपकी क्या होगी, वेव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो आपका क्या होगा, वेव velocity, right? So all these are terms, and फर्स्ट पेज पे वो लिखा हुआ था जो एक्सप्रेशन v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, यू ऑल आर नो दैट कि ये कैसे हमने डिराइव किया था। हमें पता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है, तो और जो हमारे पास वेव है, वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है, वो क्या होती है, लैम्डा अपॉन टी। तो यहाँ से हम ड्राइव करते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकूँ, लैम्डा इंटू 1/t, तो 1/t क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू frequency. From here we get our expression, right? चलो moving ahead, तो आगे हमारे पास क्या है, ये हमने कर लिया पीछे वाला आर्टिकल हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास उन्होंने बोला कि अगर हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो ट्रेवल करता है इन अ गैस विदाउट चेंज इन एनी हीट कंटेंट, इसका क्या मतलब है, गैशियस मीडियम में हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर रही है, लेकिन उसमें कोई हीट कंटेंट चेंज नहीं हो रहा मीडियम का। हीट कंटेंट चेंज होने का नाम मतलब क्या है कि इसमें ना तो कोई लॉस ऑफ हीट हुआ है और ना ही कोई गेन ऑफ हीट हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो हमारा मीडियम है वो कैसा है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक समझते हो, एडियाबैटिक में क्या होता है कि हमारे पास कोई लॉस और गेन हीट का नहीं हुआ ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि जब हमारी ये वेव ऐसे ट्रेवल कर रही थी तो मीडियम में इस वेव ने मीडियम से ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब करी है और ना ही मीडियम को अपनी हीट दी है, जैसे वो आया था वैसे भी चल, जैसे कि थर्मल फ्लास्क होती है ना, थर्मल फ्लास्क में क्या होता है कि अगर आप ठंडा पानी डालते हो ठंडा रहता है, गर्म पानी डालते हो तो गर्म रहता है, वो क्या है, एडियाबैटिक है। मतलब एडियाबैटिक एक ऐसी प्रोसेस होती है हमारे पास जिसमें ना तो हीट लॉस होती है और ना ही हीट गेन होती है। तो उन्होंने बोला कि अगर हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव किस में ट्रेवल करती है, एक गैशियस मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसमें कोई भी हीट कंटेंट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। हीट कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं होता, इसका मतलब हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो रही है वहाँ पर, एडियाबैटिक। मीडियम भी कैसा है हमारा, एडियाबैटिक है, मतलब उसमें देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट। तो यहाँ पर उन्होंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा p अपॉन डी,
ठीक है। यहाँ पर जो गामा है ना, ये क्या है हमारे पास, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस होता है। वैसे कि आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन आई एम टेलिंग यू ऑल दैट कि एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस होता है हमारे पास। बल्क मॉडुलस का क्या मतलब है? बल्क मॉडुलस हमें ये शो करता है कि कोई गैस कंप्रेशन को कितना रेजिस्ट कर सकती है, कितना रेजिस्ट करे कि उसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो। इट शोज हाउ रेजिस्टेंट अ गैस टू कंप्रेशन, कि कंप्रेशन के टूवर्ड्स गैस कितनी क्या है, रेजिस्टेंट है, मतलब गैस कितना कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है जब कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। देखो, जब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना तो आपका मीडियम अपनी हीट दे रहा है और ना ही अपनी आपकी जो वेव है वो हीट को ऑब्जॉर्व कर रही है, लेकिन गैसेस कंप्रेस तो हो सकती है, जब उसमें थोड़ा सा भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा तो वो क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। लेकिन बल्क मॉडुलस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये शो करते हैं कि गैसेस कितना रेजिस्ट करेंगी जब उसको कंप्रेस किया जाएगा, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होंगे, मतलब उसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, तो उसी को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो ये जो V है ना, इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है गामा इंटू P। और गैमा क्या है हमारा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको सबको पता है कि 1 डिग्री राइज टेम्परेचर करना हो तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, तो उसको हम कांस्टेंट प्रेशर पर भी ले सकते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी ले सकते हैं। दिस ऑल यू विल स्टडी इन +1। तो ये आपका फिलहाल के लिए नहीं, लेकिन आपने बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर गामा क्या है हमारा, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस है। बल्क मॉडुलस हमें ये बताता है कि कोई गैस कंप्रेशन को कितना रेजिस्ट कर सकती है जब इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो इसका V का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, V हमारे पास क्या है, V हमारे पास क्या है, स्पीड है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की, स्पीड किसके इक्वल होगी फिर, अंडर रूट गामा P अपॉन डी। डी डेंसिटी है, गामा हमारा बल्क मॉडुलस है और इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा P होती है। ठीक है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, गामा P, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब उन्होंने बोला कि जैसे जैसे हमारी डेंसिटी जो होती है गैस की डिक्रीज होती है, डेंसिटी जो है गैस की वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ गैस क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जब आप क्या करोगे, डेंसिटी को डिक्रीज करोगे